गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये हमने मेन वो पॉइंट्स थे जो एज ए इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किए थे। आज चलिए स्टैटिस्टिक्स के दूसरे पहलू को स्टडी करते हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस, मतलब जो इसकी कमियां हैं, डीमेरिट्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बीइंग ए सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि देयर हैज़ सम लिमिटेशंस, इस सब्जेक्ट में कुछ कमियां भी हैं। जैसे हम वेरियस सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, उनकी जो थ्योरीज होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को जब यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर इसका जो यूज़र है, जो उसको यूज़ करने वाला है, उसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करती है, ना कि अपने जो डेटा या जो नंबर्स हैं उनके ऊपर। सो लेट वी फर्स्ट डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So while making use of statistic method, these limitations should be kept in mind. अभी कुछ limitations मैं आपको बताऊंगा, तो ये limitations हमें अपने mind के अंदर रखनी है जब हम statistics को use करेंगे। So in the words of न्यूज़ होम ने एक definition भी दी है statistics की, जो इसकी limitations को describe करती है। Definition is statistics must be regarded as an instrument of research of great value, but bearing severe limitation which are not possible to overcome। मीन्स स्टैटिस्टिक्स को वैसे तो हम जब रिसर्च करते हैं, डिफरेंट रिसर्च करते हैं, कुछ खोज करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही रिगार्डेड इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको माना जाता है, लेकिन वहीं पर इसकी कुछ सेवर, बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं और विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम, जिनको दूर करना पॉसिबल नहीं है। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। मीन्स जब हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकली टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। वो क्या हो सकती हैं? दीज आर लाइक होनेस्टी को हम इसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पैट्रियोटिज्म एंड जस्टिस। सो दीज आर आल्सो सम फैक्ट्स, लेकिन हम इन फैक्ट्स को न्यूमेरिकली टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। सो स्टूडेंट्स, statistics studies only the aggregates of quantitative facts. It does not study any particular unit. मतलब ये किसी पर्टिकुलर यूनिट को डिस्क्राइब नहीं करती है, एग्रीगेट को। एग्रीगेट कैसे? जैसे मैंने पहले एक स्टेटमेंट दी कि कोई एक्स पर्सन है और उसकी जो इनकम है वो 2000 रुपीज़ पर मंथ है। सो ये किसी तरह का हमें कोई फैक्ट या कंक्लूजन पर नहीं ले जा रहा है। भाई कोई एक्स पर्सन है, उसकी इनकम 2000 पर मंथ है, तो इससे ना तो कोई कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ना कोई कंपैरिजन निकल के आ रहा है। लेकिन जब हम एक एग्रीगेट इकट्ठे कोई चीज़ को स्टडी करते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई एक वाई पर्सन है जिसकी इनकम 3000 रुपीज़ है और एक जेड पर्सन है जिसकी इनकम 4000 रुपीज़ है, और फिर मैं कहता हूँ कि इन सबकी जो टोटल है डैट इज़ 9000 रुपीज़। सो द एवरेज इनकम ऑफ ऑल थ्री इज़, सो जिसकी एवरेज, अगर मैं यहाँ पर एवरेज निकाला तो एवरेज आ गया 3000 पर मंथ, और इससे हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नंबर 1 कि एक्स वाई जेड तीनों की जो एवरेज इनकम है वो 3000 पर मंथ है, और एक्स वाई जेड जो 3 पर्सन्स हैं दे आर बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो जब हम डेटा को एग्रीगेट स्टडी कर रहे हैं तो इट इज़ गिव सम काइंड ऑफ कंक्लूजन, लेकिन जब हम इंडिविजुअल डेटा को स्टडी कर रहे हैं तो वो किसी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं देता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि हमें एग्रीगेट फैक्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। नंबर 3, होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अब जो डेटा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, उसमें होमोजेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। होमोजेनिटी होता है कि सेम थिंग, ठीक है। अब होमोजेनिटी का मतलब है कि यूनिट्स
कभी भी ऐसे डेटा को कंपैरिजन नहीं करना है, या किसी भी दो ऐसे कोमोडिटीज़ को कंपैरिजन नहीं करना है जिनकी यूनिट्स डिफरेंट है। सपोज हम प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्लॉथ मीटर में मेज़र किया जाता है और प्रोडक्शन ऑफ जो व्हीट है वो किलोग्राम में मेज़र की जाती है। तो दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो डैट इज़ रॉन्ग थिंग। लेकिन हाँ, हम दोनों की वॉल्यूम को कंपेयर ना करके हम दोनों की वैल्यूज़, अगर हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लें कि भाई वैल्यू ऑफ क्लॉथ इज़ इट एंड वैल्यू ऑफ wheat is it, then we can compare the both things। क्योंकि जो वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू दोनों की रुपीज़ में ही होगी जब हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो होमोजेनिटी ऑफ डेटा होना जरूरी है। होमोजेनिटी मतलब सेम काइंड ऑफ डेटा। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। अब यह है कि भाई जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम ऑन एन एवरेज ही ट्रू मानते हैं। दे एक्सप्रेस ओनली द टेंडेंसी। हमारी जितनी भी स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आती हैं, कंक्लूजन्स आते हैं, वो एवरेज बेस होते हैं। अनलाइक जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस में सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ फाइंड करते हैं तो वो एक्यूरेट होता है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स में फाइंड करेंगे वो ऑन एन एवरेज होता है। अब अगर हमने कहा कि भाई इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम है, वो 18,000 है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी पर्सन्स की 18,000 होगी। कुछ लोगों की 18,000 से कम भी हो सकती है एक्यूरेटली, और कुछ लोगों की 18,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो एवरेज इनकम है इंडिया में वो कितनी है? 18,000 पर मंथ है। तो ये हमारा जो भी रिजल्ट आएगा स्टैटिस्टिक्स में वो ऑन एन एवरेज होता है। ये भी एक इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में नॉट प्रूव टू बी रॉन्ग। तो जब हम किसी भी रिजल्ट को डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो उसमें रेफरेंस होना ज़रूरी है। लाइक इफ़ आई टेक एग्जांपल कि वन इज़ ए फैक्ट्री एंड अनदर इज़ बी फैक्ट्री, और हम इन दो फैक्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है डिफरेंट ईयर्स में वो डिस्कस कर रहे हैं। आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम द 2018, 2019 एंड 2020। ए जो है वो प्रोडक्शन कर रही है 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ एंड 3,000 करोड़। वहीं पर जो बी फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन कर रही है 3,000 करोड़, 2,000 करोड़ एंड 1,000 करोड़। दोनों को जो एवरेज आएगा डेट इज़ 2,000 करोड़, और यहाँ पे भी जो एवरेज आएगा 2,000 करोड़। ऑन एन एवरेज अगर हम दोनों फैक्ट्रीज कंपेयर करेंगे तो कहोगे भाई दोनों फैक्ट्रीज का जो इकोनॉमिक स्टेटस है डेट इज़ इक्वल, क्योंकि इसका भी एवरेज प्रोडक्शन जो है 2,000 करोड़ है और इसकी भी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो भी 2,000 करोड़ है। लेकिन एक्चुअली में आप क्या देखेंगे कि जो फैक्ट्री ए है डेट इज़ प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेस कर रही है, इट इज़ प्रोग्रेस। और जो बी फैक्ट्री है वो डिक्लाइन कर रही है ईयर बाय ईयर। सो दोनों में डिफरेंसेस है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी सेड दैट विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। अब जो स्टैटिस्टिक्स है इसको ये माना जाता है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट ही इसको यूज़ करे, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल। हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड्स। और अगर कोई ऐसे पर्सन्स हैं जो इग्नोरेंट हैं इन मैथड्स के बारे में और जिनको टोटल सेंसिबल नहीं है अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, दे कैन अनक्वालिफाइड पर्सन्स। और ये इस तरह से हो जाता है जैसे किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में आप मेडिसिन्स दे दो तो उससे जो क्योर करेंगे वो डॉक्टर वो क्या होगा? डेट इज़ डेंजरस। तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स के टूल अगर कोई ऐसा पर्सन यूज़ करता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो दे आर मेकिंग वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है prone टू मिसयूज। सो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ पॉसिबल। मिसयूज आप समझते हैं गलत यूज़ करना।
स्टैटिस्टिक्स में प्रूव ट्रू व्हाट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ों को ट्रू प्रूव कर देता है जो कि ट्रू नहीं होती है। कि कॉमनली कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डिविल। मीन्स स्टैटिस्टिक इस तरह की माटी है जिससे आप भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें।